नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौलिया। राजनीति का माहौल अब धीरे धीरे करके जो है गर्म होता जा रहा है, तपता जा रहा है बरसात के इस माहौल में। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बाकी रहे, मगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अब अपने अपने स्तर पर संगठनों को और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लग गई हैं। अशोकनगर में भी बीते दिनों यहाँ के आसपास के जो बड़े नेता हैं उनका सक्रियता बढ़ने लगी है। इसी सिलसिले में राधौगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह अशोकनगर पहुंचे। यूं तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और ये बैठक थी ग्वालियर में प्रियंका गांधी की होने वाली सभा को लेकर। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जयवर्धन सिंह ने भागीदारी की और कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। सिंधिया सबसे बड़े फैक्टर इस दौर में रहे। कई मुद्दों पर सिंधिया को जयवर्धन सिंह ने आड़े हाथ लिया है। राधौगढ़ में जिस तरह से सिंधिया ने बातचीत की उसका जवाब दिया है। इसके अलावा मुरैना और ग्वालियर में अब तक चुनाव न जीत पा रही कांग्रेस के मामले को लेकर भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोषी ठहराया है। इसके अलावा एक बड़ा मामला इस पूरे बातचीत के दौरान ये सामने आया कि जयवर्धन सिंह ने फिर से दोहराया और स्पष्ट तौर पर दोहराया है कि जो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर गए थे, सरकार गिराई थी और बीजेपी में शामिल हुए थे, कम से कम उनका विरोध पार्टी में आने पर जारी रहेगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें जयवर्धन सिंह ने कही है, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आज तो मुख्य रूप से प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर पधार रही हैं, तो उसी संबंध में आज अशोकनगर में बैठक ली थी। एक प्रकार से सभी की इच्छा भी है, चाहे हम बात करें भदौली विधानसभा की, चंदेरी विधानसभा की, अशोकनगर की, कि सब लोग चाहते हैं कि जो सभा प्रियंका जी की हो रही है ग्वालियर में, सब लोग वहाँ तक पहुँचे, उनकी बात जो वो रखेंगे अपने सामने तो सुने। कल ही हमारी बैठक गुना में भी हुई थी, वहाँ भी लगभग 600 गाड़ियाँ गुना से भी जा रही हैं। अनेक हमारे सिर्फ नेता कार्यकर्ता नहीं, लेकिन आम लोग भी हैं, आम जनता भी बड़ी संख्या में वहाँ पे पहुँचेगी और हमें पूरा विश्वास है कि अशोकनगर से भी जन सैलाब एकत्रित होगा ग्वालियर में उस दिन। और मेरे अनुसार शायद अब तक पूरे प्रदेश से इतिहास में सबसे बड़ी सभा होगी ग्वालियर में। जो ग्वालियर किस लिए चुना है, क्या कारण है? मध्य प्रदेश में पहली सभा हो रही है, तो क्या सिंधिया जी जो उनके इसलिए किया गया, सिंधिया जी कारण ही? सिंधिया जी हमारे विषय है ही नहीं, वो तो भाजपा के विषय है। लेकिन ये सभा जो ग्वालियर में हो रही है 21 तारीख को, ये प्रियंका जी की पहली सभा नहीं है। पिछले महीने ही जबलपुर में भी विजय शंखनाथ के नाम से सभा की गई थी, जहाँ शुरुआत हुई थी कांग्रेस के पूरे कैंपेन की। दूसरी सभा मध्य प्रदेश में प्रियंका जी की हो रही है, जिसमें कि पूरा जो संभाग है हमारे ग्वालियर चंबल संभाग, गुना से लेके अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर के आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे दतिया हो, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सभी लोग उसमें शामिल रहेंगे। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो 2020 के बाद तो कांग्रेस को ज़्यादा बल मिला है ग्वालियर में, मुरैना में। आप सब कल्पना कीजिए, 57 साल से महापौर कांग्रेस के पास नहीं था ग्वालियर में, लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद जो परिणाम आए थे महापौर के चुनाव में, शोभा सिकरवार जी भारी मतों से जीत के आई। मुरैना में भी महापौर कांग्रेस का बना है, तो इससे स्पष्ट बात सामने आती है कि आज के समय कांग्रेस और मजबूत हो गई ग्वालियर। बाबा साहब, अभी राधौगढ़ में जिस तरीके से लाडली बहना योजना का कार्यक्रम रखते हुए सिंधिया जी और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे रखा, तो कहीं ना कहीं ये क्या आप मानते हैं कि राधौगढ़ में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन किया गया था? सिंधिया जी और सीएम साहब दोनों रावगढ़ पहुँचे थे, लाडली बहना के कार्यक्रम के लिए मेहमान के रूप में आए थे। मेहमानों का हमेशा स्वागत है रावगढ़ में, पुनः भी आए जब भी उनको टाइम मिले, हमें इसमें तो कोई आपत्ति भी नहीं है। बस बात इतनी है कि सरकारी दस्तावेज के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि 65 लाख रुपए खर्च किए गए सिर्फ बसों पे जनता को लाने के लिए। बारिश का समय है, अगर वही पैसा खर्च हो जाता सड़कों पे, जो अनेक ऐसे थोड़े बहुत कुछ गांव होते हैं, मजरे होते हैं, जहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को, जनता के काम में अगर खर्च होता तो और बेहतर होता। लेकिन आज जो एक माहौल बन गया है पूरे मध्य प्रदेश में
और जिस अहंकार और घमंड के साथ भाजपा के लोग आज काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो पूरा सरकारी खजाना है उस पर उनका निजी कब्जा है, ऐसा उनको लगता है शिवराज सिंह जी को। और इसीलिए खुद के प्रचार में, खुद की वाहवाही लूटने में इतनी राशि खर्च की जा रही है हर कार्यक्रम में, लाडली बहना की हर कार्यक्रम में, क्योंकि तो हर दिन कहना कि कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 दिन पहले धार जिले में थे, बरवानी में भी उनका प्रोग्राम हुआ था। तो इस प्रकार से लगातार हर कार्यक्रम जो किया जा रहा है शासन के द्वारा लाडली बहना योजना का, कम से कम 2 करोड़ खर्च हो रहे हैं हर कार्यक्रम में, और ये सरकारी पैसा है। तो क्या ये जायज़ है? हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक बहनों को इसका लाभ मिले, लेकिन अफसोस की बात है, अगर आप आंकड़े देखेंगे, चाहे अशोकनगर के भी आप आंकड़े पता कर लीजिए, तो मुश्किल से 30 से 40% महिला पात्र हो रही है इसमें। आज भी लगभग 65% महिला जो अशोकनगर जिले की हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लाडली बहना का। मध्य प्रदेश की चुनाव की कमान किस हाई कमान के हाथ में रहेगी? कांग्रेस की इसमें हमेशा एक सिस्टम रहा है जिसके माध्यम से जो मेन कमेटी रहती है, जो टिकट का चयन करती है, उसमें पीसीसी अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, इस प्रकार मध्य प्रदेश में कौन कमान संभालने की संभावना है? इसमें बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात है कि इलेक्शन कमेटी स्थापित की जाती है, और उस इलेक्शन कमेटी में जो चयन समिति रहती है, उसमें पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ साथ एआईसीसी के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी जो एआईसीसी महामंत्री रहते हैं, और उनके साथ में जो अन्य प्रभारी जो एआईसीसी के रहते हैं, वो उस पर शामिल रहते हैं, वही चयन करेंगे। प्रियंका गांधी को क्या स्टार प्रचारक के रूप में रखा जाए? लाडली बहना को आप लोगों ने 1500 करा, बीजेपी पहले 1000 कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो 3000 तक ले जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाली है? भाजपा और विशेषकर शिवराज सिंह जी की तो आदत है कि वो हर भाषण में कम से कम 10 या 20 झूठ तो बोलते ही हैं। अगर वो घोषणा कर रहे हैं कि लाडली बहना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की हर माता, हर बहन को 3000 प्रतिमा मिलेंगे, तो करके देखा चुनाव के पहले। सरकार उनकी है प्रदेश और देश में, उनको कौन रोक रहा है? तो आपको क्या लग रहा है ये सब चुनावी जो है झूठा है, झूठ है? नहीं कर सकते? करके दिखाओ चुनाव के पहले। इनने घोषणा की थी जून के माह में, इनने घोषणा की थी जून के माह में कि इस राशि को बढ़ा के 3000 करेंगे, लेकिन आप पता कीजिए जुलाई के माह में भी 1000 ही आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नहीं 1000 नहीं कर पा रहे हो, मतलब शुरुआत आपने की थी, उनकी 1000 की जगह आपने 1500 किए थे, इस वजह से लग रहा है कि बढ़ाया उन्होंने। शुरुआत सर वहाँ से नहीं हुई थी, शुरुआत हिमाचल से हुई थी, जहाँ प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की थी कि अगर हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम हिमाचल में हर माता, हर बहन को प्रति माह 1500 रुपये देंगे, और हमने किया भी। और उसी के आधार पर जो कांग्रेस कह रही है कि नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये के साथ में, जैसा राजस्थान सरकार कर रही है, राजस्थान में आपने सुना होगा अशोक गहलोत जी के द्वारा हर जिले में, हर कस्बे में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर रसोई गैस की टंकी हर परिवार को भाजपा के 1200 के दर पे नहीं 500 रुपये में दी जा रही है। ये भी सोच कांग्रेस की है। तो जैसा आपने जो बात कही है कि कांग्रेस ने जो घोषणा की है उस पर हम कायम रहेंगे कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो दिसंबर के माह से ही हर माता, हर बहन को मध्य प्रदेश में 1500 प्रतिमा मिलेंगे। इसके साथ में जो अलग अलग शर्तें भाजपा सरकार ने रखी है कि कोई भी माता जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है वो पात्र नहीं रहेंगी, कोई भी बहन जिसकी उम्र 23 वर्ष से कम है उनको लाभ नहीं मिलेगा, पक्का घर है तो लाभ नहीं मिलेगा, घर में ट्रैक्टर गाड़ी है तो लाभ नहीं मिलेगा। ये सब शर्तें समाप्त करके कांग्रेस का ये प्रयास रहेगा कि जो वर्तमान में लगभग 30 से 40% महिलाओं को लाभ मिल रहा है, अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो कम से कम 80% महिलाओं को लाभ मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे।
उसमें और 20% साहब, विधानसभा कौन चुनाव सी प्रत्याशी माइनस की रहेंगी? लिस्ट कब तक जारी हो रही है? 20% कौन सी माइनस रहेंगी? जो इसमें जो टैक्स पेयर्स रहते हैं, जो टैक्स पेयर फैमिली से आती हैं, वो इसमें माइनस रहेगी, और जो स्वयं इससे मना करेंगे वो काम करेंगे। विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब तक जारी कर रही है? इसमें परंपरा रही है कि आचार संहिता के बाद ही लगभग सूचियां जारी होती हैं, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अगर जल्द कुछ सीटों पर टिकट डिक्लेयर होंगे जहाँ पे लगातार कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, तो कम से कम वहाँ पर प्रत्याशी को और समय मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगभग अब तक परंपरा रही है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने के बाद ही अधिकतर पार्टियाँ टिकट डिक्लेयर करती हैं। तो ये ग्वालियर चंबल की अगर बात की जाए तो आपकी क्या मानते हैं, कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को यहाँ मिलेंगी? सिंधिया जी की जाने से कोई घाटा कांग्रेस को तो नहीं रहा? जैसा मैंने कहा है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सिंधिया जी के जाने के बाद, तो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, मगर लास्ट बाई इलेक्शन में ये नहीं हुआ था, बीजेपी ज़्यादा जीती थी। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो बदलाव हुआ था ग्वालियर में हुआ था, मुरैना में हुआ था। ग्वालियर में 3 सीटें थी, 2 पर कांग्रेस को जीत मिली। मुरैना में 5 सीटें थी, 3 पर कांग्रेस को जीत मिली। अशोकनगर में 2 थी, 1 भी नहीं मिली कांग्रेस। तो यहाँ की बात अलग है। हम यहाँ पर इस बार और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बार विश्वास है कि अशोकनगर में भी जो हमें रुझान दिख रहे हैं, तीनों सीट पे कांग्रेस को जीत मिलेगी इस बार। अभी आपने कहा था कि जैसे 57 साल से ग्वालियर में महापौर कांग्रेस का नहीं जीता था जी। इससे पहले तो सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तो महापौर ना बनना सिंधिया जी के कारण से कांग्रेस नहीं जीत रही थी, क्या ये माने? बिल्कुल सिंधिया जी कारण नहीं। बिल्कुल सर। इसमें इसका मेरे पास कारण भी है कि ऐसा क्यों हो रहा था। दिक्कत ये है कि सिंधिया जी और उनके जो विधायक और मंत्री हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो ना तो मानते हैं भाजपा को, ना वो मानते हैं कांग्रेस को। वो एक व्यक्ति विशेष को मानते हैं, जो सही प्रथा नहीं है। हमेशा एक राजनीतिक संगठन में अनुशासन होना चाहिए, पार्टी का सम्मान होना चाहिए। अब जिस पार्टी ने सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया, उनको ने धोखा दे दिया था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो भी आज कहाँ संतुष्ट हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, चाहे जयपाल सिंह पवैया जी की बात करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, या फिर अगर आप ये माने तो वी डी शर्मा जी भी ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। लेकिन आज जो एक स्थिति बन रही है, महाराज भाजपा अलग और नाराज भाजपा अलग, ऐसा कभी माहौल पहले भाजपा में नहीं था, लेकिन पिछले 3 साल में ऐसा माहौल बन गया है। क्योंकि और उसमें दिक्कत यही है कि जो उनके विधायक और मंत्री हैं, वो मानते ही नहीं हैं भाजपा के नेताओं को। वो तो जो उनकी निजी कंपनी है उनको मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अब जैसे अभी किसी ने अभी हमको बताया इसके पहले जो हमारा कार्यक्रम था, कि शायद एक प्रोग्राम था जिसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो यादव समाज की मीटिंग ली थी, हरीश सिंह ने बताया था हमें। लेकिन उसी सम्मेलन में डॉक्टर के पी यादव जी को नहीं बुलाया गया, जबकि वो सांसद है भाजपा की। इसी प्रकार से एक और समाज सम्मेलन सिंधिया जी जिसमें आए थे, वो था रघुवंशी समाज का था। वहाँ पर जो हमारे विधायक हैं कोलारस के वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, उनको नहीं आमंत्रित किया गया। तो ये मतलब क्या पता है, ऐसा क्यों है कि जो उनके ही नेता हैं भाजपा के, जो इनसे पहले भाजपा में चले गए थे, उनको सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? बाबा साहब, आप ये दोनों लोगों के नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के इन पे कोई ज़्यादा वो कर रही है, क्योंकि सिंधिया जी को हराने वाले के.पी. सिंह यादव हैं और वहाँ बीरेंद्र सिंह जी की भी सिंधिया जी के साथ पटरी नहीं बैठती। क्या कभी ये कांग्रेस में भी शामिल होंगे क्या? नहीं, इस पर मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। नहीं, क्या ये लोग कांग्रेस के संपर्क में है क्या? मैं दोनों का, चाहे डॉक्टर के.पी. यादव जी हों, चाहे वीरेंद्र रघुवंशी जी हों, मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन वर्तमान में एक भाजपा के सांसद हैं और एक भाजपा के विधायक। ये लोकसभा सीट से भविष्यवाणी तो
जो हमारे पंडित जी ही करते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे उसमें कि क्या नहीं, होगा। ये जो आपके विधायक टूट के गए, सरकार गिराई, आपका एक बयान आया कांग्रेस का, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये सबके सब अगर एक साथ वापस आते हैं तो कांग्रेस स्ट्रेटजी पर जो है काम कर रही है एक दोबारा। इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कोई पद पे नहीं रहते हैं या उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर वो पार्टी बदल देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग चुनाव जीतने के बाद जनता के मत का अपमान करते हैं और बीच कार्यकाल में ही जनता के मत को बेचकर पार्टी बदलते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं, उनको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और वही हुआ था 2020 में। जनता ने मत पंजे के चिन्ह को दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा के साथ लेन देन का सौदा किया और सत्ता परिवर्तन हुआ। और ये जो लोग हैं जो आज भाजपा में हैं, कुछ तो हार भी गए, कुछ विधायक, कुछ मंत्री भी हैं, उनको हम कभी पुनः स्वीकार नहीं करेंगे।